नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुसकर पाक पिटाई, जिस तरह की धुलाई, जिस तरह से धुनाई भारतीय सेना ने की है, इसी पर यह स्पेशल प्रोग्राम। हम अगले आधे घंटे में आपको खास मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर पर, खास तौर पर कि क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से पाकिस्तान को भारत ने हर तरह से घेर लिया है, वो चाहे रणनीतिक तौर पर हो, कूटनीतिक तौर पर हो, हर तरह से इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने पीओके सहित पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने किए ध्वस्त। आतंकिस्तान के खिलाफ इस अभियान का पीएम मोदी ने खुद नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जानकारी। कैबिनेट की बैठक में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया देश के लिए गर्व का पल। मंत्रियों ने भी सफल ऑपरेशन के लिए दी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर पर कल केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए के साथ साथ कई बड़े देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से की बात। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी यूएनएससी के स्थायी सदस्यों को दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बैठक में रहे मौजूद। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश भर में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन। कई राज्यों में बजा सायरन। सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स और सेना के जवान ड्रिल में शामिल। तो ये थे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हेडलाइंस। और अब हम इस स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है आखिर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के करीब 2 हफ्ते के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके की कई जगहों पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी शामिल हैं जो ध्वस्त हो गए। सिर्फ 25 मिनट की कार्रवाई में भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। 6 और 7 मई की जो दरमियानी देर रात है, उसमें करीब 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। और 1:30 बजे तक, यानी 25 मिनट, 1:30 बजे तक पाकिस्तान और पीओके में हार्डकोर आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के करीब 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल से हमले किए गए। मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैंप लश्कर तैयबा का कैंप है। वहीं पर मुजफ्फराबाद में ही सैदाना बिलाल कैंप पर स्ट्राइक की गई है। यह जैश ए मोहम्मद का कैंप है जो हथियार, विस्फोटक और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करता है। और इसके साथ ही नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर कोटली में गुलपुर कैंप को भी टारगेट किया गया। यह 20 अप्रैल 2023 को पुंछ हमले और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों के जो बस पर हमला हुआ था, उससे जुड़े लश्कर आतंकियों का ठिकाना था। इसके अलावा भीमबेर में बरनाला कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। यह हथियारों और आईईडी की सप्लाई का केंद्र और ट्रेनिंग सेंटर था। ऐसे ही एलओसी से 13 किलोमीटर दूर एक अन्य कोटली कैंप में 15 आतंकवादियों की क्षमता वाले लश्कर के फदाईन को प्रशिक्षित किया जाता था और इसे भी ध्वस्त कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो कैसे इस कार्रवाई को, और बहुत ही सटीक, बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयर मार्शल अनिल खोसला जी, जो पूर्व वायुसेना उप प्रमुख हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जरा चर्चा को
मैं समझने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि किस तरह से इसको इस तरह अंजाम दिया गया जो कि बहुत ही सटीक था, और जो निशाने थे बस वहीं पर जाकर के टारगेट किया गया, वहीं पर हमला किया गया। यह हमला कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना चैलेंजिंग था सर? हाँ, जैसे ये हमला अभी हुआ है, पहले 6 साल पहले बालाकोट में भी ऐसी स्ट्राइक हुई थी, जी लेकिन उसमें सिर्फ एक टारगेट जैश ए मोहम्मद का कैंप जो है बालाकोट में टारगेट किया गया था। इस बार 9 जो टेररिस्ट कैंप है वो इसमें जो प्लानिंग है वो बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग हुई होगी हम्म। कि जैसे की जरूरत होती है। और अगर आप देखिए तो ये कैंप भी कुछ तो पास में है, 15-20 किलोमीटर, और कई जो है 100 किलोमीटर तक दूर तक हैं आईबी और एलओसी से। जी और इसमें जो ध्यान दिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, और जो लेजिटिमेसी हमारी बहुत ही हाई है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया गया है। तो इसमें एक तो स्टैंड ऑफ वेपन यूज किए गए हैं कि मतलब बिना क्रॉस किए आईबी और एलओसी अपनी तरफ से ही ये मार की गई है। दूसरी चीज, प्रिसिशन वेपन अप्लॉय किए गए हैं कि बिल्कुल कोई कोलैटरल डैमेज ना हो और सिविलियंस जो कैजुअलिटीज ना हो। तीसरी चीज अगर आप देखिए तो जो टाइम ओवर टारगेट जो टाइम जो चूज किया गया है वो 1 बजे के बाद, तो जी उस समय क्या है, कोई हलचल नहीं हो रही होती है, और उसमें भी कोलैटरल डैमेज के चांसेस कम रहते हैं। तो इंडिया ने बड़े रिस्पॉन्सिबल वे में ये कार्रवाई की है, और जो मैसेज है बहुत क्लियर दिया है इस कार्रवाई से। बिल्कुल। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, एयर मार्शल अनिल खोसला जी, खास तौर पर इसमें जो तकनीक है, इसमें जो सटीकता रही, किस तरह से, क्या ये जो 6 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर रेंज तक का, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के इस तरह से एकदम सटीक निशाना लगाना, इसमें क्या अत्यधिक जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल वायुसेना के द्वारा किया गया? क्योंकि आप वायुसेना से जुड़े हुए रहे हैं, तो हमारे दर्शक आपसे जरूर ये समझना चाहेंगे कि इसको कैसे एकदम सटीकता के साथ, किस तकनीक के साथ इसे अंजाम दिया गया। तो जो भारतीय वायुसेना की क्षमता है उसमें काफी बढ़ाव आया है कई सालों से, एटलीस्ट 6 डिकेड से तो मैं देख रहा हूँ। और जो इवन बालाकोट जो हुआ था 6 साल पहले, उसके बाद भी हमने कई प्लेटफॉर्म, कई वेपन सिस्टम इंडक्ट किए हैं जो कि काफी कैपेबल हैं। अब रफाल हो गया, उसके साथ जो दूर से वार करने वाले हथियार हैं जैसे स्कैल्प मिसाइल हो गई 250 से 300 किलोमीटर दूर से, और हैमर वेपन हो गया जो कि 50 से 70 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। तो ये जो है जो वेपन सिस्टम है और इनके जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट है, जो जहाज में आपका रडार हो गया, एक्विजिशन वो हो गया, एडब्ल्यू सीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये मैच करके जो भारत की क्षमता, जो इसको वायुसेना को क्षमता देता है कि आप दूर से ही टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं, टारगेट को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि मेरा बम यहाँ जाना चाहिए, जी और इसको वहीं दूर से रिलीज कर सकते हैं बिना एनिमी टेरिटरी में एंटर किए, बिना अपने जहाज को जोखिम में डाले, और उसको बड़े प्रिसिशन से कि विद इन मीटर्स एक्यूरेसी से आप फायर कर सकते हैं, ताकि कोई साथ वाला जो बिल्डिंग या कोई भी हो उसमें कोई डैमेज ना हो। और जो आपका टारगेट है वो सर्जिकली, इसीलिए उसको सर्जिकल स्ट्राइक्स भी बोला जाता है कि जी सर्जिकल प्रिसिशन से उसको निकाला जाता है। तो ये जो प्रिसिशन कैपेबिलिटी है ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी और भारत के पास भी है। और आप दुनिया में देखिए जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, ये स्टैंड ऑफ और सर्जिकल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जितने भी टारगेट होते हैं वो डेवलप्ड एरिया में होते हैं, अर्बन एरिया में होते हैं, जहाँ की सिविलियंस भी प्रेजेंट होते हैं। जी तो इसकी सिविल ये जो सर्जिकल जो प्रिसिशन कैपेबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी आजकल हो गई है बिल्कुल। आजकल की लड़ाई में। जी जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आश्चर्यजनक बात, और इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान बड़ा दावा करता था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, और वो उसकी पोल खुल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अनिल खोसला जी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये समझाने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें, कुछ और बड़ी बातें बताएंगे।
विश्वास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है। खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए। इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुसकर पाक की पिटाई। और इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO यानी सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस को समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। कल रात भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ यह कार्रवाई की है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। और राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भगवान हनुमान का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकवादियों और आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के फैसले और भारतीय सेना की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जो जाबाजी सेना ने दिखाई उनको हम सलाम करते हैं। हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी भारतीय सेना को पूरा समर्थन दिया है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकियों को ढेर कर दिया, जिससे देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के लोगों ने भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ की, तो वहीं मोदी सरकार को भी धन्यवाद दिया है। हमारी सेना ने जो भी काम किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। आतंकवाद हमारे स्टेट के लिए बहुत ही नासूर बन चुका था। हमारी जो सेना ने किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सेना ने किया है वो बहुत अच्छा कदम है और ये उठाना ही चाहिए था, क्योंकि हम आतंकवाद से त्रस्त हो चुके हैं इस समय, और बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पहलगाम पे अटैक किया था उन आतंकवादियों ने, ये उसका सीधा सा जवाब है और बहुत अच्छा किया। आगे नेक्स्ट टाइम भी कोई ऐसी हरकत करेगा पाकिस्तान, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा ही होगा। हमें अपनी सरकार से बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि जो और बचे हुए हैं थोड़े बहुत ठिकाने, वो भी उड़ाए जाएं और टोटली ख़त्म किया जाए आतंकवाद। और इस बीच देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, और इसी कड़ी में दिल्ली के खान मार्केट में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस, एनडीआरएफ सहित दिल्ली की सभी सिविक एजेंसियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां ने सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। तो डीडी न्यूज के संवाददाता अजीत द्विवेदी ने इस सिलसिले में डीसीपी देवेश महला से यह खास बातचीत की है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश मल्ला साहब हमारे साथ हैं। सर, आज कहां पे मॉक ड्रिल की गई और कैसा रिस्पांस रहा? आज पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू दो जगह पे मॉक ड्रिल हुई है। एक तो जहां आप खड़े हैं खान मार्केट, और दूसरा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पालिका बाजार। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ने भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उनकी नॉलेज के लिए जो वीडियो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, उनको भी हमने उपयोग में लाया है। और जहाँ पे एयर स्ट्राइक और मल्टीपल तरह की जो होती हैं एक्टिविटीज़, उन सबको मॉक ड्रिल को इसमें काम में लिया गया है। जी, किस तरह का रिस्पांस रहा? क्या क्या प्रो और कॉन्स दिखे? क्या कुछ कमियां दिखाई दी? उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है? इनको अभी एनालिसिस किया जाएगा। आफ्टर मॉक ड्रिल हम सिटिंग पे इनको अराउंड द टेबल इसको एनालिसिस करेंगे, जो कमियां होंगी उनको इम्प्रूव करेंगे। बाकी मेरी सबसे अपील है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा साझा किए गए डॉक्यूमेंट है, वीडियोस हैं, जो किस एक्टिविटी में, किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, उन सबको लोग देखें और उनके आप समझें। किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था मॉक ड्रिल में, और कौन कौन से स्टाफ को तैनात किया गया था? किस तरीके के लोगों को लगाया गया था? मॉक ड्रिल में जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो लगभग तमाम आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ भी है, पुलिस भी है, सिविल डिफेंस भी है, अनाउंसमेंट सिस्टम, फायर ब्रिगेड, तमाम एजेंसियाँ, इवन हॉस्पिटल, तमाम एजेंसियाँ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। आने वाले दिन काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? कृपया पुलिस की आइज एंड ईयर बने। अगर आपको कोई भी सस्पिशियस आदमी एक्टिविटी दिखाई देता है तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दें। आपकी दी हुई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिल्कुल। तो पुलिस लगातार जो है प्रयास कर रही है कि लोगों को जो है जागरूक किया जाए मॉक ड्रिल के माध्यम से, और कोशिश है कि लोग जो हैं वो समझे कि आपात स्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपना बचाव करने के साथ ही दूसरों की भी सहायता करना है, और साथ ही पुलिस की भी मदद करना है कि अगर कोई भी संदिग्ध कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है, तो वो तुरंत जो है पुलिस को उसकी सूचना दे, पुलिस को इन्फॉर्म करें, और पुलिस के प्रशासन के साथ मिलकर जो है वो अपनी और अपने आसपास की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करें। कैमरामैन मनोज के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसका मकसद किसी भी आपदा और संकट की स्थिति में विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया संस्थाओं की तैयारियों और समन्वय का परीक्षण करना था। इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाली एजेंसियों में एनडीआरएफ, चिकित्सा दल, नागरिक प्रशासन, सीआईएसएफ, जीएमआर और दिल्ली पुलिस सहित अन्य सहायक विभाग शामिल थे।
सभी कोऑर्डिनेटेड मॉक ड्रिल थी, सारी एजेंसियां थी जिसमें हमारा एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एयरपोर्ट की एजेंसीज, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस जैसे मॉक ड्रिल लोगों को अवेयर करने के लिए, प्लस हमारे कोई किस एक्चुअल सिचुएशन में किस तरह से हमको एक्ट करना है। व्हेन वी रिसीव द वार्निंग फॉर एयर रेड, हम एक सायरन प्ले करते हैं, वार्निंग साइन, सभी लोग सेफ प्लेस में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है, हम एक दोबारा सायरन प्ले करते हैं, सब लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू स्टार्ट करते हैं। आगे आपको मॉक ड्रिल की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे देश भर से। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज घोष बाबू बहुत खुश हैं। इनके 1,60,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आपको मॉक ड्रिल की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई में मध्य रेलवे द्वारा CST ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मॉक ड्रिल स्थल पर सक्रिय नजर आई। आग लगने पर आग बुझाने का ड्रिल किया गया, जबकि घायलों को स्पेशल निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी की गई। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं की ट्रेनिंग देना था। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में तैयार करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करना था। तो देश भर के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में रांची में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आपात स्थितियों से निपटने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान प्रशासन और SDRF की टीम, चिकित्सा और पुलिस की टीम मौजूद रही। और उधर देश के पश्चिमी सरहद पर जैसलमेर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके अलावा ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के पास भी ये मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर और SP सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल जैसा आपने देखा, सभी एजेंसी, चाहे से वो सिविल डिफेंस हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सभी एजेंसीज ने साथ में कोऑर्डिनेशन में काम किया। सभी इक्विपमेंट्स को चेक किया गया, प्रिपेयर्डनेस चेक की गई और आने वाले समय में जो और भी मॉक ड्रिल होंगी उसमें भी आप सब लोग जो सिविलियंस का पार्टिसिपेशन जो अच्छे से रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आज रात को जो ब्लैकआउट है उसमें अपेक्षा है कि सबसे वॉलंटरी रूप से सब लोग अपनी लाइट्स बंद करें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस समय वो गाड़ी साइड में करके, लाइट ऑफ करके साइड में अपना गाड़ी को पार्क कर लें और इंश्योर करें कि ये जो ब्लैकआउट है पूर्ण सक्सेसफुल हो, जिससे कि रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सब लोग हम साथ में काम करें। और राजस्थान के अलवर के D-Mart मॉल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान प्रशासन और SDRF की टीम, चिकित्सा और पुलिस की टीमें मौजूद रहीं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सिविल सचिवालय परिसर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका मकसद किसी भी आपदा और संकट की स्थिति में विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय का परीक्षण करना था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित ये मॉक ड्रिल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA कोहिमा द्वारा किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया है और तैयारी पूरी है।
इसी क्रम में यह मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।